नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम कक्षा 7 के इंग्लिश मीडियम का एक चैप्टर है लाइट करके, उसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखो लाइट चैप्टर में तो लाइट चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या होता है, अर्थात प्रकाश क्या होता है, कहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश जब आगे जाता है या प्रकाश जब गति करता है वो कैसे गति करता है, प्रकाश वास्तव में है क्या चीज़, अगर प्रकाश गति करता है तो कैसे करता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके क्या होता है, प्रकाश के साथ में प्रकाश से संबंधित क्या नियम दिया गया था। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट मिरर्स एंड लेंस के बारे में, एंड इमेज कैसा बनता है, ठीक है, इमेज कैसे जनरेट होता है, इमेज किस पोजीशन पे इमेज हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग टेबल वगैरह देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में लेंसेस के प्रकार देखेंगे, ठीक है। लेंस के अलावा जो है अलग अलग टाइप के लेंस, जो कॉनकेव मिरर्स है, कॉन्वेक्स मिरर्स है, उनसे हम लोग कैसे कैसे लाइट से इमेज पा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस अवस्था में, जैसे कि हम लोग देखते हैं रेलवे में रेड लाइट वगैरह होते हैं, है ना। इसके अलावा टॉर्च के सामने वहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, मोबाइल में जूम होता है, लेंस लगता है, माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, इन तमाम सारी जगह पे लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के लास्ट में कि विजुअल्स, कलर क्या होता है, रंग कैसे बनते हैं, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग जानेंगे। चूँकि कक्षा 7 है, बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में हम लोग कक्षा 10 में भी पुनः पढ़ते हैं, तो उस संदर्भ में भी थोड़ा सा माध्यमिक स्तर पे लेते हुए हम चलेंगे, चीज़ों को बेसिक टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो लाइट है, लाइट अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, है ना। तो ये प्रकाश क्या है, तो प्रकाश से संबंधित कुछ जानते हो, बताओ। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश किस चीज़ का बना होता है, या प्रकाश है क्या चीज़, इसके बारे में कुछ जानते हो? यस। हाँ बताओ। सर प्रकाश सूर्य से निकलता है। बिल्कुल, प्रकाश सूर्य से निकलता है। और सर और बताओ। सर चंद्रमा से भी निकलता है। नहीं, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब देखो मैं थोड़ा बताता हूँ। प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको हमेशा दिमाग में रखो, अर्थात ये एक प्रकार की एनर्जी है। अब चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का कुछ गुण होता है, जैसे एनर्जी को हम छू नहीं सकते, छू सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्या प्रकाश को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम यहाँ जैसे अगर एक टॉर्च रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक टॉर्च मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, अब इस टॉर्च से जब टॉर्च को जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, है कि नहीं। और निकलने के बाद इस वस्तु पर पड़ेगा, जिससे हम क्या करते हैं, इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ज़रा ध्यान दो कि जो टॉर्च से प्रकाश निकला और इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, इन दोनों स्थानों के बीच क्या हमें कुछ दिखाई देता है? अगर हम यहाँ से सीधा देखने की कोशिश करें तो क्या हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कभी टॉर्च रखना, ऐसे एक टॉर्च रखना और अपना हाथ इधर रखना, ठीक है, तो देखना तुमको बीच में इस स्थान पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर या कि तो तुम्हें टॉर्च दिखाई देगा या कि तो वस्तु दिखाई देगा, लेकिन उसके बीच की जो प्रकाश होता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश अदृश्य होता है क्योंकि वो ऊर्जा होता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता है उस स्थान से टकरा करके जब प्रकाश हम तक पुनः लौट आते हैं, तब जा करके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, उस वाले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकाश एक वस्तु है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश वस्तु है? नहीं है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक
निरंतर गतिशील करते हुए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज का एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश की वेग क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तुम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? यस सर। कितना? 25 सेंटीमीटर। नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की वेग कितनी है, पता है? तो देखो प्रकाश का जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है। ये होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। 10⁵ का मतलब क्या है कि 10 के पीछे 5 जीरो, अर्थात 3 × 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? गिनो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको गुणा करो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में दर्शाएंगे तो हम कैसे दर्शाएंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो 3 × 10⁸ है ये प्रकाश का स्पीड होता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाश इस वेग से चलता है। प्रकाश की वेग इतना तेज होता है कि जो पूरा पृथ्वी होता है, इस पूरे पृथ्वी का 7 चक्कर 1 सेकंड में लगा लेता है। तो सोचो प्रकाश किस वेग से चलता है। प्रकाश बहुत वेग से चलता है। समझ में आया? यस सर। अब वैज्ञानिक लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके प्रकाश के जो वेग होता है, जो प्रकाश का जो चाल होता है और उसकी जो दिशा होता है, इस बारे में मान निर्धारित किए हैं। अब देखो प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो किस दिशा में जाता है, इस बारे में ये कहते हैं कि प्रकाश जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा रेखा, सीधा पथ या सीधा रेखा। तो अगर किसी बिंदु से, बिंदु ए मान लेते हैं, इस बिंदु से प्रकाश चलना शुरू किया और बिंदु बी तक पहुंचना है, ठीक है, तो प्रकाश किस प्रकार का पथ फॉलो करेगा? सीधा, एकदम सीधा जाएगा। ये ऐसे नहीं होता है कि प्रकाश घूम फिर करके फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये एकदम क्या होता है? सीधा जाता है, ठीक है। इसके लिए बुक में अगर देखोगे तो बुक में देखो 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं जिसमें अलग अलग कार्ड लेकर रख दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्ड रख दिया गया है, ठीक है, एक टेबल पे एक कार्ड को सेट कर दिया गया है। ऐसे ही एक कार्ड को और रख दिया गया है, एक कार्ड को और रख दिया गया, ठीक है। अब इन सभी कार्ड के पीछे यहाँ पर एक मोमबत्ती रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया गया? एक मोमबत्ती रख दिया गया। मोमबत्ती को मान लेते हैं हम जला देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस कार्ड में एक छोटा सा होल कर देते हैं, एक छोटा सा छेद कर देते हैं और इस स्थान से आँख से देखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि हम तक प्रकाश पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। यहाँ से प्रकाश इस होल से आएगा, फिर क्या करेंगे? इस होल से आएगा, फिर क्या करेंगे? इस होल से आएगा और हमें दिखाई देगा। इसमें से अगर हम किसी एक कार्ड को ज़रा सा खिसका दें, मान लेते हैं कि इस कार्ड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और ऊपर कर देने के बाद छेद क्या हो जाएगा? हल्का शिफ्ट हो जाएगा। तो जब छेद शिफ्ट हो जाएगा तो अब हमें दिखाई देगा? प्रकाश अब हमें दिखाई नहीं देगा। इससे क्या जाहिर होता है? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, स्ट्रेट जो पथ होता है, स्ट्रेट जो मार्ग होता है, उसको वो
फॉलो करता है। इसको एक और तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो, उसमें कह रहा है कि एक पाइप है, एक पाइप ले लिया गया, लंबा एक पाइप ले लिया गया, रबड़ का पाइप लेते हैं, और इस पाइप के दूसरी ओर एक टॉर्च लाइट रख देते हैं। ठीक है, एक टॉर्च लाइट रख देते हैं। इस टॉर्च लाइट से क्या होता है, प्रकाश जलता है, और जलने के बाद दूसरी ओर से हम क्या करते हैं, आँख से देखते हैं। दूसरी ओर से हम आँख से देख पाते हैं। प्रकाश हमें दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश सीधा आकर के हमारे आँख तक पहुँचेगा, है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम इस पाइप को थोड़ा सा फोल्ड कर दे, बेंड कर दे, तो तब हमें कैसे हो जाए, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि तब प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लेते हैं पाइप को ऐसे कर दे, हल्का सा बेंड कर दे, तो अब हम तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि प्रकाश सीधा आकर के जो बेंड वाले पोर्शन हैं, इस पोर्शन में आकर के टकरा करके यहीं रह जाएगा, हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि कैसे प्रकाश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा समझो। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर आकर के अगर कोई चीज़ टकराता है, जैसे मान ले कि तुम्हारे पास कोई एक बॉल है, समझे, इस बॉल को फेंक करके इस वस्तु पर ऐसे करके फेंक के मार देते हो, ठीक है। मार देने के बाद क्या होता है, बॉल इससे आकर के टकराता है, टकरा करके बॉल चला जाएगा, है कि नहीं, बॉल चला जाएगा। इसी को ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टकराया और चला गया, समझे। तुम्हारे पास रबड़ का बॉल हो, दीवार पे फेंको तो देखो क्या होता है, टकरा करके रिटर्न चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट में अर्थात प्रकाश में भी हमें रिफ्लेक्शन का व्यवहार देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो टकरा करके चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इस आधार पर एक चीज़ और कह सकते हैं, कई प्रश्न मन में उठ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या हर वस्तु से होता है कि नहीं होता है। हर वस्तु से होता है? नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि हर वस्तु से हो। तो इस आधार पर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उन सभी सब्सटेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होते हैं, ऐसे वस्तु जिनके आर पार प्रकाश ना जा सके, जैसे कि ईंट ले लेते हैं, दीवार हो गया, है ना, बोर्ड हो गया, किताब, बेंच, डेस्क, कोई भी चीज़ जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कह सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, बता सकते हो? पारदर्शी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसके आर पर प्रकाश चला जाए। जैसे तुम्हारे पास एक पॉलीथीन है, सफ़ेद कलर का पन्नी है, देखा है ना, जो सामान वगैरह मिलता है, या कि तो कहीं पर्दे होते हैं, प्लास्टिक पर्दे होते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रकाश हमें आर पार दिखाई देता है। इस साइड से टॉर्च लगाए तो उस साइड में हमें दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन लिख सकते हैं,
गिलास हो गया, ठीक है, छोटे जो प्लास्टिक गिलास होते हैं, ठीक है, बहुत सारे खिलौने सफ़ेद कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो पारदर्शी चीज़ें क्या होते हैं, पॉलीथीन वगैरह हो गया, पर्दे हो सकते हैं, गिलास प्लास्टिक के, प्लास्टिक गिलास हो गया, प्लास्टिक की वस्तु, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। एक और होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरा पारभासी कहते हैं। पारभासी क्या होते हैं, इनसे हल्का हल्का जाता है, पूरी तरीके से नहीं जाता है और क्लियरली नहीं जाता है। कैसे, अगर किसी कागज़ में तेल लगा दो, ठीक है, तेल लगे कागज, जो कागज होते हैं, पेज होते हैं, उसमें हम ऑयल लगा दें तो उसके बाद उसको अगर ऊपर करके हम देखें तो क्या होता है, उससे हल्का हल्का प्रकाश हमें दिखता है, लेकिन क्लियरली हमें नहीं दिखेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें से किस में से हो सकता है, क्या पारभासी से रिफ्लेक्शन हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बहुत कम। क्या पारदर्शी से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आर पार चला जाएगा प्रकाश। अपारदर्शी से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अपारदर्शी वस्तु जो होते हैं जिससे रिफ्लेक्शन होता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ, जो पारदर्शी होता है, इससे होकर के जो प्रकाश गुजरते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेंस वगैरह में लेंस भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। समझ में आया? तो लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्नेल, उन्होंने रिफ्लेक्शंस के कुछ रूल्स दिए थे कि किसी भी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद प्रकाश किधर चला जाएगा, इस बारे में एक रूल्स दिए थे। उन्होंने बताया था कि देखो, अगर कोई एक वस्तु है, अब देखो वस्तु का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊपरी सतह, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है तो अपारदर्शी के वस्तु के भीतर तो प्रकाश जा नहीं सकता है, तो इसलिए हमने ये ऊपरी सतह दिखाया। अब ऊपरी सतह पर अगर कहीं से एक प्रकाश आता हो, प्रकाश के किरण आता हो, अब प्रकाश की किरण क्या है इसके बारे में भी बाद में मैं बताऊंगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है। तो यहाँ पे एक प्रकाश आता है, लाइट आता है, ठीक है। अब जब लाइट आ रहा है तो इसको हम एरो से दिखा देते हैं। लाइट आने के बाद स्नेल ने बताया था कि ये लाइट किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, यानी कि जो प्लेन है, जो समतल है, जो सतह है ऊपरी, उससे टकरा करके किसी ना किसी एक ओर चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग टर्म का यूज किया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, बुक में भी है, यहाँ 6 पॉइंट दिए हैं, इसको समझते हैं। देखो, ये हमारा क्या है, सतह है, प्लेन है, सरफेस है ना, ऑब्जेक्ट्स के सरफेस है। तो जो ऑब्जेक्ट के सरफेस होते हैं, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस को हम लोग दर्शाने के लिए एक मार्क कर देते हैं इस प्रकार से। ये जो मार्क है, ये मार्क दर्शाता है कि निचले वाले भागों से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर वाली भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके लिए हम लोग दर्शाते हैं। हिंदी में इसको छायांकित भाग कहते हैं, यानी कि अंदर वाली पार्ट। समझ में आ रहा है? अब देखो, प्रकाश आया, तो जो प्रकाश आता है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट की जो रे आया उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं।
और जो टकरा के चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हो, रिफ्लेक्टेड कह दे वो ज़्यादा सही रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक हो गया क्या, इंसिडेंट रे, और एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे टर्म याद रखो क्योंकि अभी जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी में ये बार बार यूज होंगे। तो स्नेल ने बताया कि ये जो इंसिडेंट रे होते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं इनके बीच में एक कॉमन चीज़ होता है, और उस कॉमन चीज़ को निकालने के लिए हमें एक चीज़ और समझना पड़ता है कि जिस पॉइंट पर आ करके ऑब्जेक्ट में, जिस पॉइंट पर आ करके लाइट टकराया, लाइट की रेज जो आकर के टकराया, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, या ऐसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, यहाँ पर, समझ में आया? अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के साथ में जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ हम लोग एक 90 एंगल बनाएंगे, और 90 एंगल बना करके उसको कहते हैं नॉर्मल, यानी कि हिंदी में लंब कहते हैं। यानी कि यहाँ से हम एक क्या करेंगे, लंब खींच देंगे। समझ में आया? अर्थात ये जो एंगल हुआ ये क्या होगा, 90 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 90 एंगल है ये हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के रिस्पेक्ट में हम 90 एंगल बनाएंगे। क्लियर? इसके बाद अब उन्होंने दो टर्म और जोड़े, और वो दोनों टर्म ये है कि जो नॉर्मल है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। जो नॉर्मल है, ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या, इंसिडेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो नॉर्मल है उससे जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल। क्लियर? तो कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट को बेस बना करके उन्होंने 2 नियम बताया। पहला नियम यह बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 7 में भी है, और जब बड़े क्लासेस में जाओगे, खासकर क्लास 10th में, उसमें भी तुम्हें ये फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहला नियम इन्होंने ये बताया कि जो इंसिडेंट एंगल है ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल के। यानी कि ये जो दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होंगे। समझ में आया? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्लियर? अब बार बार इंसिडेंट एंगल और बार बार रिफ्लेक्टेड एंगल ना लिख करके इसको एक शॉर्टकट टर्म दे दिया जाता है। चूँकि ये आई से स्टार्ट होता है इसलिए इसको एंगल आई दिखा जाता है, और चूँकि ये आर से स्टार्ट होता है इसलिए इसको एंगल आर से कहते हैं। तो इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर? तो ये स्नेल का पहला रूल्स है। ठीक है, तो ये स्नेल का पहला नियम है। अब बात करते हैं कि स्नेल का दूसरा नियम क्या है। तो स्नेल का दूसरा नियम कोई फार्मूला बेस्ड नहीं है, जैसे ये फार्मूला जैसा बन गया, ऐसा नहीं है। स्नेल का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है
और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि ये जो सरफेस है, ये तीनों वन प्लेन में होंगे, एक तल में होंगे। दिस विल बी लाई इन वन प्लेन। इसका मतलब क्या है? तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। चूँकि ये बोर्ड है, इस पे नहीं दिखाया सकता, और जो दूसरा नियम है वो 3D से संबंधित है, तो मैं उसके लिए एक किताब से दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक किताब है, ठीक है। अब इस किताब में एक दूसरा किताब ले लेते हैं, तो इसके द्वारा दर्शाते हैं, इससे सही रहेगा। देखो, ये मान लेते हैं कि एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। अब अगर लाइट आता है तो इस प्लेन में मान लेते हैं लाइट आता है, और इस प्लेन में अलग से आता है, इस प्लेन में मान लेते हैं। तो अगर लाइट आता है तो इस तरीके से आएगा, और आने के बाद, अगर क्लियर ना दिखाई दे, आने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से चला जाएगा। तो जो इस तरीके से आया वो इस वाले प्लेन में नहीं आएगा, वो इसी प्लेन में जाएगा, टकरा करके चला जाएगा, लेकिन इस प्लेन में जाएगा, वो इस प्लेन में नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इस सरफेस से आता है, अगर इस सरफेस से आता है तो वो इस सरफेस से चला जाएगा, अगर इस सरफेस से आता है तो इस सरफेस से चला जाएगा, अगर इस सरफेस पे आता है तो इसी से चला जाएगा। मतलब कि इस सरफेस से आ करके वो इस सरफेस में या इस तरीके से नहीं जा सकता। समझ में आया? तो स्नेल ने ये सेकंड नियम कहा। अब चूंकि ये 3D है, इसको हम बोर्ड पे नहीं बता सकते, इसलिए इस तरीके से हमें बताना पड़ रहा है। ये ले लो। तो समझ में आया किस तरीके से? तो पहला, दूसरे नियम का कोई फार्मूला नहीं है, पहले नियम का ही फार्मूला है, जो ये है, एंगल I बराबर एंगल R। दूसरा नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और जो सरफेस है और जो नॉर्मल है, ये सारे चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दूसरे प्लेन में नहीं जा सकता है। समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्शन से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें जो जो टर्म है ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि मिरर क्या होते हैं, या मिरर से पहले इमेजेस कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। इमेजेस जो होता है, इमेज को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, चित्र कहते हैं इमेज को, लेकिन इमेज को यहाँ साइंस की भाषा में चित्र ना कह के प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम बता देते हैं। पहले देखो, इमेज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है रियल इमेज, ठीक है, क्या होते हैं, रियल इमेज होते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज ऐसे इमेज होते हैं जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है। और जो वर्चुअल होते हैं उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, पर्दे के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण पे अगर तुम अपना चेहरा देखो तो क्या तुम उस चेहरे को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, है ना। तो वो एक प्रकार का वर्चुअल इमेज बन जाता है। समझे? तो इमेज समझ में आया? इमेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बुक में उसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं मिरर क्या होता है। मिरर का मतलब होता है दर्पण। मिरर्स या मिरर कह सकते हो, दर्पण। दर्पण वो होता है जिससे ऐसा एक सरफेस, ऐसा एक तल, ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली रिटर्न कर देता है। समझे? मान लेते हैं
कि हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर प्रकाश छोड़ देते हैं टॉर्च से या किसी भी चीज़ से, यहाँ से मान लेते हैं प्रकाश छोड़ देते हैं। प्रकाश आया और आ करके क्या करेगा, टकरा करके चला जाएगा, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु पे प्रकाश आने के बाद जितने अमाउंट में प्रकाश आता है वो टकरा करके उतनी ही अमाउंट में प्रकाश रिटर्न नहीं जाता है, समझे। यस सर। तो उसे हम दर्पण नहीं कहेंगे। दर्पण का मतलब क्या है कि जितने भी प्रकाश आया उतने ही टकरा करके चला गया। ऐसे कह सकते हो कि 100% जो रिफ्लेक्शन होता है वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक, मिरर जो होते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को यहीं पे समाप्त कर देते हैं।